प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 11 में अर्थशास्त्र की पढ़ी गई पुस्तक की पुनरावृत्ति एवं वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान होता है, उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की थी। और आगे ये बताया था कि कक्षा 12 में आपको अर्थशास्त्र के लिए जिन दो पुस्तकों का अध्ययन करना है, उसमें पहली पुस्तक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी पुस्तक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। परंतु किसी भी विषय के अध्ययन के पूर्व हमें ये जान लेना आवश्यक है कि उन विषय में किन किन बातों का अध्ययन किया जाना है और उस विषय की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, जिससे कि हमें किन बातों का अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करना, उसकी एक बाउंड्री लाइन पता चल जाए कि सब्जेक्ट मैटर क्या है उन विषयों का। और जब किसी विषय के सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु की बात होती है तो हमारी इस जिज्ञासा की पूर्ति उस विषय से संबंधित परिभाषाएं कर सकती हैं और परिभाषा के विश्लेषण से हमें न केवल उस विषय के विषय वस्तु का पता चलता है बल्कि उस विषय की सीमाओं का भी ज्ञान होता है। परंतु आज के इस विकासशील विश्व में अर्थशास्त्र जैसे गतिशील विषय को परिभाषित करना या एक परिभाषा के रूप में पिरोना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि समय के साथ साथ इसके विषय वस्तु में भी परिवर्तन आता रहता है, आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। तो अर्थशास्त्र के जन्म से, जो कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एडम स्मिथ, जिनको कि अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है और जिनकी पुस्तक जो आप लोगों ने 11 में पढ़ा था कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में जो प्रकाशित हुई, और उन्होंने इसमें जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसके साथ ही एडम स्मिथ के समकालीन अर्थशास्त्री भी उनसे मिलती जुलती परिभाषाएं दिए, जिसमें वाकर की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है। इसलिए हम इन परिभाषाओं को धन संबंधी परिभाषा के नाम से भी पुकारते हैं। परंतु इन धन संबंधी परिभाषाओं के विश्लेषण से हमें ये पता चलता है कि उस समय क्योंकि इन अर्थशास्त्रियों ने धन पे इतना ज्यादा बल दिया कि मनुष्य का स्थान गौर करके जीवन या मानव मात्र का एक उद्देश्य धन साबित किया कि धन का इकट्ठा करना, धन का संचय करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो 16वीं शताब्दी में चूंकि एडम स्मिथ भी जो इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, आप सभी जानते हैं, तो इनकी जब पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई इंग्लैंड में, तो वहां के पूंजीपतियों ने जब उस पुस्तक का अध्ययन किया तो उन लोगों ने
उस पुस्तक के अध्ययन से उनके दिमाग में ये बात आई कि मानव मात्र का जो एक उद्देश्य है वो है अधिक से अधिक धन कमाना और संचय करना, जिसके कारण उन्होंने उस समय अधिक धन कमाने के लिए, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए। दूसरी ओर उनकी मजदूरी दरों में कमी कर दी गई, जिसके कारण उन मजदूरों का खर्च चलना मुश्किल हो गया। उनकी आमदनी कम होती गई, पूंजीपतियों का लाभ बढ़ता गया, क्योंकि वो एकोमुलेशन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत पे कार्य कर रहे थे। जब मजदूर वर्ग में पुरुषों की कमाई से परिवार चलाना मुश्किल हो गया, तो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी काम पे लगना पड़ा, और धीरे धीरे उससे भी विषम परिस्थिति होने पर बच्चे भी काम पे लगने लगे, जिसके कारण से मजदूर वर्ग में एक व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। और उस असंतोष का अध्ययन करके उस समय के जो समाजशास्त्री थे, रस्किन, कार्लाइल, चार्ल्स मॉलिस, उन्होंने अरसास विषय की कटु आलोचना की और अपनी आलोचना में कहा कि वह विज्ञान जिससे मानव मात्र का कोई हित नहीं हो सकता है, ऐसे विज्ञान के अध्ययन का मनुष्य के लिए क्या महत्व है। ये तो कष्टकारी विज्ञान है, निकृष्ट विज्ञान है, दुखदायी विज्ञान है। अरसास को उन्होंने रोटी टुकड़े का विज्ञान तक कह डाला, और इन कटु आलोचनाओं के कारण अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र विषय की विषय वस्तु को बदलने के लिए अर्थशास्त्र विषय को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए एडम स्मिथ की परिभाषा की, कटु आलोचना की, उनकी कमियों पे गंभीर प्रहार किया। ये कहा अपनी आलोचना में, मार्शल ने बताया कि एडम स्मिथ या जो भी धन संबंधी परिभाषाएं हैं उस पे धन पर आवश्यकता से अधिक बल दे करके मनुष्य के स्थान को बहुत ही संकीर्ण कर दिया है, जबकि धन तो केवल मनुष्य के जीवन यापन का, सुख सुविधाओं का को जुटाने का एक साधन मात्र है। जो साध्य है वो मनुष्य है, धन मनुष्य से है, ना कि मनुष्य धन से है। इस प्रकार एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की एक नई परिभाषा दी, और जो मनुष्य कल्याण से संबंधित थी। इसलिए मार्शल के युग को, मार्शल की परिभाषा को कल्याणकारी परिभाषा के वर्ग में रखा जाता है। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संदर्भ में, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक्स इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मानव जाति का अध्ययन है। जीवन के साधारण व्यवसाय के संदर्भ में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के उस भाग का अध्ययन करता है कि कैसे वह धन कमाता है और किस तरीके से उसको खर्च करता है। अर्थात मार्शल के अनुसार कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग करता है, कितने घंटे काम करता है, किस माहौल में काम करता है, कैसे उसे पर्यावरण मिलता है, और अपने कमाई गए वेतन, अपने कमाए गए पैसे को कहाँ पे कैसे खर्च करता है, दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। कि काम करने के, अगर कोई व्यक्ति
जो काम कर रहा है उसके काम करने के घंटे कितने हैं, काम का वातावरण कैसा है। दूसरी ओर अपनी कमाई गई इनकम को वो किन किन मदों पे खर्च करता है। इस पे डिपेंड करता है कि वो अपने इनकम से कितना कल्याण अर्जित करता है। तो मार्शल की जो परिभाषा है वो कल्याणवादी परिभाषा के ग्रुप में रखी जाती है। मार्शल के बाद, चूंकि मार्शल की परिभाषाओं की भी आलोचना उनके कुछ बिंदुओं पे की गई। मुख्य आलोचक में प्रोफेसर रॉबिन्स थे। रॉबिन्स ने कहा कि भाई जीवन का साधारण व्यवसाय, जो मार्शल की परिभाषा, उन्होंने कहा कि ये परिभाषा वर्ग कारणी है। वर्ग कारणी कैसे है कि किस व्यवसाय को हम साधारण व्यवसाय माने और किसे असाधारण व्यवसाय माने। इसी तरीके से मार्शल ने कहा कि मानव जाति का अध्ययन है, सामाजिक मनुष्य की। तो रॉबिन्स ने इस पे भी कटु आलोचना की कि किस मनुष्य को हम सामाजिक मनुष्य माने, किसको हम असामाजिक मनुष्य माने। जो ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, जंगल में रह के साधना करते हैं, क्या हमें उनकी क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्शल की परिभाषा इन विषयों पर मौन है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, नहीं, एन एस्से इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ economic science, an essay into the nature and significance of economic science में अर्थशास्त्र की एक नवीन परिभाषा दी, जिसको हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि रॉबिन्स के अनुसार कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान माना, और चुनाव के विज्ञान कैसे माना उसके लिए उन्होंने 4 मुख्य बातों पर ध्यान आकर्षित किया। जिसमें पहला यह था कि भाई मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं। एक आवश्यकता के समाप्त होने पे दूसरी आवश्यकता स्वतः ही जन्म दे देती है। दूसरा, आवश्यकता की जो तीव्रता है कि कुछ ज्यादा जरूरी आवश्यकता है, कुछ उससे कम जरूरी आवश्यकता है, उसमें अंतर पाया जाता है, जिससे कि मनुष्य ये अनुभव कर सकता है कि कौन सी जरूरत उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी जरूरत कम महत्वपूर्ण है। उनके बीच उनको चुनाव करना होता है, क्योंकि अनंत आवश्यकताएं हैं। दूसरा, उन अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स हमें चाहिए, जो साधन चाहिए, वो साधन सीमित है। तो ऐसे में हम अपनी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को उन साधनों से पूरा नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ आवश्यकताओं का हमें प्रायोरिटी के आधार पर चयन करना पड़ेगा कि हम पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करें और किस आवश्यकता को भविष्य में पूरा करने के लिए टाल दें। तो पहला तो यह कि आवश्यकता अनंत है। दूसरा यह है कि आवश्यकता की तीव्रता में अंतर है, जिससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी जरूरत हमें अभी पूरी करनी है और कौन सी जरूरत को हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, भविष्य के लिए टाल सकते हैं। तीसरा यह था कि आवश्यकता पूरा करने के लिए साधन सीमित है। चौथी बात यह थी कि किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है या उस आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। आवश्यकता संतुष्ट के से अर्थ यह है कि किसी समय विशेष में किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ति
की जा सकती है। तो इन चारों बातों से अर्थशास्त्र, रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र इन सभी चीजों के बीच एक चुनाव, हमेशा जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहती है लोगों के बीच में, हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहती है कि अनंत आवश्यकता है, साधन सीमित हैं, कौन से साधन को किस आवश्यकता पे लगाएं, कौन सी आवश्यकता अब पूरी की जाए, किस आवश्यकता के वो भविष्य के लिए टाल दिया जाए। इन बातों के लिए हमेशा जो है वो समस्या होती है चयन की समस्या में। तो इसलिए जो रॉबिन्स की परिभाषा थी कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों का अध्ययन असीमित आवश्यकताओं के लिए करता है। सीमित एवं वैकल्पिक साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से क्या अर्थ है कि एक ही साधन कई आवश्यकता में प्रयोग में आ सकता है। इसलिए हमारे पास ये चयन की समस्या रहती है कि उस साधन का प्रयोग हम किस आवश्यकता के लिए करें। उदाहरण के लिए खेत के एक ही टुकड़े में एक मौसम में कई फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर रबी की फसल का मौसम है तो इसमें किसान के पास कई ऑप्शन होते हैं कि गेहूं की भी खेती कर सकता है, चने की भी खेती कर सकता है, सरसों की भी खेती कर सकता है। अब किसान के सामने उसमें चयन की समस्या ये रहती है कि भाई वो गेहूं की खेती करेगा उस टुकड़े पे, कि सरसों की खेती करेगा, कि चने की खेती करेगा। इस तरीके से वैकल्पिक प्रयोग रिसोर्सेज के होते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उत्पन्न होती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जिनके द्वारा अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में प्रकाश डाला जा सकता है कि किन किन बातों का अध्ययन करना है। किसी एक परिभाषा को हम सर्वमान्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप मार्शल की परिभाषा सुधार रूप में, जिसको हम कल्याणवादी परिभाषा, और इसके बाद फिर मार्शल की परिभाषा की कमियों को दूर करते हुए रॉबिन्स की परिभाषा, जिसको वैज्ञानिकवाद से भी उन्होंने जोड़ा। तो इसके बाद जो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु थी वो उसको 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता था, जिसमें 5 तरीके की आर्थिक क्रियाएं आती थी। उपभोग नंबर 1, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 विनिमय, नंबर 4 वितरण और नंबर 5 पब्लिक फाइनेंस या राजस्व या सरकारी वित्त जिसको हम कहते हैं। ये तो पहले का डिवीजन था अर्थशास्त्र को जिन विभिन्न विभागों में बांट करके उसका अध्ययन करने के लिए। लेकिन पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो 2 किताबें आपको पढ़नी है, जिसमें एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र का विभाजन है उसमें नॉर्वे विश्वविद्यालय ओस्लो के एक प्रोफेसर थे रेगनर फ्रिश, उन्होंने सन 1933 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये रेगनर फ्रिश का जो डिवीजन है माइक्रो और मैक्रो के बीच, और इन दोनों ही चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। तो इन परिभाषाओं के संक्षिप्त अध्ययन के साथ हम अगले वीडियो में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन बातों का अध्ययन हमें करना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन बातों का अध्ययन करना है। इस बात की जानकारी करेंगे। आशा करते हैं कि आप सब इस वीडियो को देख करके, समझ करके लाभान्वित होंगे और अपनी जिज्ञासाओं को आप ग्रुप के माध्यम से इस अपने
क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, इस ग्रुप में डाल सकते हैं, उनका जवाब आपको उस समय पे दिया जाएगा। दूसरा ये कि आप इसके साथ साथ पुस्तकों का भी अध्ययन करते रहें, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो इंट्रोडक्शन दिए गए हैं उनका अध्ययन आप करते रहें, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।